Hello, dear students. This is Mahesh Kumar, and today we are going to discuss about our first chapter of class 12, which is known as electric field and Coulomb's law. Okay, so इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो कंप्लीट ओवरव्यू है कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका आगे और वो हमारे कैसे काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है, ये टू डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है। वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और सेकंड क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स, बताओ, आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में, स्टैटिक क्या होता है? रेस्ट कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंबाइंड मीनिंग हो गया कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके, ये चार्ज क्या होता है हम अभी जस्ट इसके बाद ही डिस्कस करेंगे। जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे ये है कोई चार्ज। तो बच्चों, ये जो चार्ज होता है ना, ये दो फॉर्म में हो सकता है। कौन सी? एट रेस्ट, एंड सेकेंड क्या हो सकता है? एट मोशन। ओके, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होता है तब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर फील्ड। राइट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सेकंड है मेरे पास जब चार्ज क्या हो? मोशन में हो। बेटा, जब चार्ज मोशन में होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? मोशन में टू फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट कौन सा? एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड सेकंड क्या हो सकता है? एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। राइट, तो जब बेटा मेरे पास जो चार्ज है वो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी टू इफेक्ट ऑफ चार्ज। ओके, वन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकेंड, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि जब मेरे पास करंट फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये सुनो, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मेरे पास करंट के साथ साथ क्या होगा बच्चों? चार्ज का एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसे हम लिखेंगे मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो तब क्या होता है? तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता ही है। क्यों? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, करंट भी है, बट उसके साथ साथ हमें एक और इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो है आपका बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस जब भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब हम मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये जो कंप्लीट चार्ज की जो स्टडी है इसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज एट मोशन। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज होता क्या है। ओके, और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है। जैसे आपने हाँ 9th क्लास में और 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स लो पढ़ा था ना, किन्हीं भी दो मास की वजह से, मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास है,
प्रोवाइडेड है, ओके, नॉन मास है, तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम एज इट इज बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कूलम्स लॉ ने एक फोर्स लॉ दिया था कोई भी दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट come to the point, we are going to discuss about charge. What is charge? ओके, तो देखो बच्चों, जो चार्ज है वो किसी भी मटेरियल की, फर्क नहीं पड़ता किस टाइप का मटेरियल है, किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच वो चार्ज क्या करेगा, वो जो बॉडी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन फील करेगी। इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन मींस जब मैं उस बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के पास लेके जाऊंगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगी, फील करेगी, उसका वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। ये सारा किस में इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन। ओके, तो हमारा चार्ज क्या हो गया, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई बच्चों किसी भी मटेरियल की। जैसे ये मेरे पास एक मटेरियल है, तो इस मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप लोग पहले से जानते हो, बताओ जल्दी से वो क्या होती है। एक मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल का मास। तो सेम एज इट इज आज बच्चों हम पढ़ेंगे इसकी एक दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, चार्ज। ये सुनो, मीन्स अगर मेरे पास एक मटेरियल है तो उसका मास भी होगा और उसके क्या होगा, चार्ज भी होगा। राइट, क्लियर है, ओके। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन को फील करता है। ओके, तो इसे लिखेंगे चार्ज इज ए, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of it, virtue of which it feels electrical interaction। ओके, ये क्या होती है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन फील करेगा। एक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वगैरह, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इसका कुछ यूनिट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। राइट, हमने 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। ओके, उसमें से एक चार्ज भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। इसको मेजर करने के लिए इसकी ये क्या होती है, यूनिट होती है। तो यूनिट ऑफ इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट होती है कूलम। चार्ज की जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो क्या होती है, कूलम। ओके, देखो, जो चार्ज है वो कितने टाइप का हो सकता है, वो बेसिकली नेचर में 2 टाइप का होता है। ओके, कैसे 2 टाइप का, तो मुझे एक बात बताइए, जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी मैटर आप देखते हो, क्या वो सारे के सारे मैटर एटम से मिलके बनते हैं कि नहीं बनते, यस और नो। तो मेरे पास ये है कोई एक एटम, इस एटम के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस एटम का कुछ ना कुछ मास होता होगा। राइट, इस एटम का क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा। इस एटम के न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, और इसके सेल्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कि नहीं प्रेजेंट होते। राइट, तो इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और जो ये पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमारे पास बच्चों चार्ज कितने टाइप के हो गए, चार्ज हो गए, वन इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड सेकंड हो गया नेगेटिव। ओके,
जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं? प्रोटॉन्स। ओके। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे पास जितनी भी बॉडीज है, हमारे पास जो भी बॉडीज हम देखते हैं, जो भी मैटर हम देखते हैं, क्या वो इधर नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं? ऐसी बहुत सारी बॉडी होती है ना जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी। तो बच्चों न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडीज, ऐसे मेटर्स जिनके पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या हो? सेम हो। मीन्स जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों को हमने जोड़ा, क्या आया? जीरो। तो क्या हो गए? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होता है। क्या होता है? नेट चार्ज जीरो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता है। नेट चार्ज जीरो हो सकता है कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों क्या हो? इक्वल हो। राइट। तो न्यूट्रल बॉडी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। देखो, ये थोड़ा सा हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है और इसके जो टाइप्स है वो कितने होते हैं। ओके। तो हम बेसिकली जो यहाँ पे हमने शो किया न्यूट्रल बॉडी। ओके। तो थोड़ा सा हम मटेरियल के बारे में भी जान लेते हैं। मटेरियल कितने टाइप के हो सकते हैं? तो अब तक ना आपने दो टाइप के मटेरियल पढ़े होंगे। एक ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और दूसरे ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो जो कंडक्ट करते हैं हम उनको बोलते हैं कंडक्टर। ओके। ऐसे मटेरियल्स जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। और सेकंड मेरे पास है इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। अब आप पढ़ने वाले हो एक थर्ड टाइप का मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब वो कंप्लीटली कंडक्टर नहीं होते हैं, बट हम उनसे एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या हो गया? सेमी कंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है इसके बारे में हमारा जो 14th चैप्टर है हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके। अभी हम सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कंडक्टर के बारे में आप बेसिकली लिख लेंगे डायरेक्टली करंट फ्लो, और इंसुलेटर में करंट डोंट फ्लो। ओके। ये हमने 10th क्लास में हमें पढ़ के आया है सिंपल सा कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ओके। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। कौन सा पॉइंट बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके। तो चार्ज की बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? एडिटिव नेचर, एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या एक्सप्लेन करती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमको ये बताती है कि चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकल एडिशन समझते हो ना आप? 1 + 2 - 4 -1 हो गया। राइट। वैसे ही हम सेम एज इट इज किसको ऐड कर सकते हैं? चार्ज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अगर मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है और -3 कूलम चार्ज है, तो जो नेट चार्ज हो जाएगा बॉडी का वो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 + 5 7 -3 क्या हो जाएगा? 4 कूलम। इसको मैं डायरेक्टली अल्जेब्रिकली ऐड कर सकता हूँ।
ओके, मुझे कोई दूसरा वेक्टर एडिशन ऐसा कुछ भी नीड नहीं है। चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली डायरेक्टली। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे। 11th क्लास से हमने बहुत सारी क्वांटिटीज को कंजर्व करवाया है। यस और नो? करवाया है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे पास? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? कंजर्वेशन का मीन्स कंजर्व रहना, और चार्ज मीन्स चार्ज क्या है मेरे पास हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर मेरे पास कोई भी एक इंसुलेटर सिस्टम है तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। चार्ज को मैं ऐसे बना नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, ये इस पे कुछ चार्ज है 4 गुलाम, ये दूसरी बॉडी है, इस पे 3 गुलाम चार्ज है। मैं यहाँ से इस पे चार्ज को क्या कर सकता हूँ? ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकता, ना ही इन चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ओके, तो चार्ज क्या है कि कंजर्व क्वांटिटी है। तो अगर ये कंजर्व क्वांटिटी है तो बच्चों बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है कि ये मेरे पास एक इंसुलेटर सिस्टम है। ओके, इसके अंदर 2 बॉडीज रखी हुई है। एक बॉडी पे चार्ज है लेट्स से 5 गुलाम प्लस 4 गुलाम एंड लाइक 1 गुलाम। ठीक है? और ये एक दूसरी बॉडी है जिसपे चार्ज है आपके पास x गुलाम -5 गुलाम -7 गुलाम। ओके, एंड ये जो इस पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0। पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है? 0। तो अगर मैं इन बॉडीज को कांटेक्ट में लाऊंगा, ओके, इन्हें अगर मैं कांटेक्ट में लाऊंगा या फिर ये यहाँ पे है, तो इसका हमेशा नेट चार्ज क्या रहना चाहिए? 0। तो अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 4, 5 + 4 + 1, और इधर से -7 + x। नेट चार्ज क्या है बच्चों? 0। मैंने सबको ऐड कर दिया तो नेट क्या आ गया? 0। तो यहाँ से जो x है कि ये जो x गुलाम चार्ज है, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 + 4 9, 10, 10 - 7 क्या हो गया बच्चों? 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -3 गुलाम चार्ज होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ओके, it can be transferred from one one body to another। ओके, ये मेरे पास एक इंसुलेटर सिस्टम है जिसमें 5 गुलाम था, 4 गुलाम था, या फिर हम लिख सकते हैं 5Q, 4Q एंड Q। और ये मेरे पास दूसरा सिस्टम था जिसमें XQ था और ये -7Q था। ओके, और इन दोनों का जो नेचर है तो वो क्या आ गया? तो यहाँ से जो एक्स है वो क्या हो गया? -3 गुलाम चार्ज। तो यहाँ से हम एक्स की जगह ये लिख सकते हैं 3Q। ओके, यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज का सिंबल जिससे हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनिशियली हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। देखो, ये हो गया यहाँ तक कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। अब हमारे पास है एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि जो चार्ज होता है वो हमेशा
किस में प्रेजेंट होता है, वो क्वांटाइज होता है। मीन्स वो पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे नहीं होता कंटिन्यूअस कि आपने ऐसे देखा होगा जैसे पानी की तरह आप चार्ज को ऐसे भर नहीं सकते। चार्ज होता है चॉकलेट्स के पैकेट्स के फॉर्म में। जैसे आपके पास चॉकलेट है, हाँ आइसक्रीम खाते हो ना, तो एक तो आपने आइसक्रीम वो डब्बे वाली होती है जिसे आपने डायरेक्टली ऐसे भर के लिया, जितनी आई ठीक है आ गई। एक होती है पैकेट जिसमें फिक्स अमाउंट होता है। ये सुनो, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, तो आपने मान लो 2 पैकेट्स लिए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इतना 2 इंटू समथिंग चार्ज ऑन 1 पैकेट है। राइट। तो चार्ज जो है वो कैसा होता है, क्वांटाइज पैकेट्स के फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस नहीं होता, आप ऐसे डब्बा भर के चार्ज नहीं उठा सकते कि जो भी आया हो गया। वो हमेशा किस में कंसिडर किया जाएगा, क्वांटाइज फॉर्म में। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। और यहाँ पे मैं जो क्वांटा की जो बात कर रहा हूँ, जो मैं पैकेट्स की बात कर रहा हूँ, वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है किसी बॉडी पे, तो उसका जो चार्ज है वो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 10 इंटू ई। तो इट कैन बी रिटर्न एज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, अब देखो, चार्ज की ये तो हो गई 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिस्कस कर रहे हैं इनको। अब है चार्ज की थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक होता है कि जो लाइक चार्ज है, मीन्स सेम सेम चार्ज, इधर वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो उनमें क्या होता है हमेशा, रिपल्सन। लाइक चार्ज में क्या होगा हमेशा, रिपल्सन। और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों, मेरा आपसे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि मेरे मेरे पास ये दो बॉडीज है। ओके, और अगर मुझे इसमें ये डिफाइन करना है कि इन बॉडीज के पास चार्ज है या फिर इनकी जो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उनको बताना है, तो वो मैं किसकी फॉर्म से बता सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स और हेल्प ऑफ रिपल्सिव फोर्स। बताओ जरा, कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये मेरे पास दो बॉडीज है, इनका कुछ मास है, एम है, सेम मास है, और मुझे ये मतलब देखना है इनके अंदर कि इनके अंदर चार्जेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। मीन्स ये चार्ज की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो किसकी हेल्प से पता चलेगा, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर। सोचो। तो देखो, आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो चार्ज होते हैं, मास जो होता है, सॉरी नॉट चार्ज, मास, मासेस के बीच में हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो हम चार्ज को अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं बता सकते कि ये जो अट्रैक्शन है वो ड्यू टू चार्ज हो रहा है कि मास हो रहा है, ये नहीं बता सकते। बट विद द हेल्प ऑफ रिपल्सिव फोर्स वी कैन डिफाइन चार्ज। इट इज ओनली चार्ज विच प्रोवाइड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्लियर है? तो इसे लिखोगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड सेकेंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो देखो ये हो गई आपकी चार्जेस, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है। एक ये भी लिख लीजिए, जो चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो चार्ज है उसको हम रिपल्सिव फोर्स की हेल्प से ही डिफाइन कर सकते हैं। हमें किसी जो चार्ज की प्रॉपर्टीज है उनका हम रिपल्सिव फोर्स की हेल्प से ही हमें पता लग सकता है। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। तो हम करेक्ट उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों,
ये जो हम यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? एक टाइप से फोर्स है कि नहीं? तो अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे जो कूलम जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो फोर्स लो दिया था, उन्होंने ये एक्सप्लेन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये डिफाइन किया, उनके दो स्टेटमेंट है कि जो फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये जो कूलम लो की हेल्प से हम जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस की वजह से होगा। क्यों होगा? अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। सो देखो, ये मेरे देखो, इस थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। सॉरी, पहले ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज है, ये Q1 है और ये है Q2। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। ये जो दोनों चार्ज है वो किससे सेपरेटेड है? आर डिस्टेंस से सेपरेट है। तो कूलम ने क्या एक्सप्लेन किया था? कूलम सर ने एक्सप्लेन किया था कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? Q1 एंड Q2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 एंड Q2। इसके साथ साथ ये चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, और सेकेंड इनकी डिस्टेंस पे भी ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ओके, तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूं, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा, साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों ये जो के है वो क्या है? के इलेक्ट्रिकल फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 पाई के बारे में तो आप जानते हो। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ, फ्री स्पेस। डिफाइन करती है किसी भी मटेरियल के लिए कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो कितनी पास होगी। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो डिफाइन करेगा कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो फोर्स है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस की वजह से ही कैलकुलेट किया जाता है। जो कूलम्स फोर्स लो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा? एक बड़ा सा चार्ज होगा। यस और नो? तो इस ये जो बड़े से चार्ज के ऊपर चार्जेस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि नहीं होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस सिचुएशन में ये वाला जो चार्ज है और इसके जस्ट अपोजिट जो चार्ज है, उन दोनों चार्ज की इस Q2 से जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगी कि नहीं करेगी? डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? अगर दोनों चार्ज की इस Q2 चार्ज से डिस्टेंस चेंज हो गई बच्चों, तो यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में हम क्या लेंगे? हम तो ये जो इनके सेंटर से ही तो कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो चार्ज है उसके लिए तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये जो कूलम्स फोर्स लो है वो किसके लिए वैलिड होता है? ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस की वजह से। ये क्लियर है? ओके, तो इस पे हमें क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। देखो आ, मेरे पास ओके, एक क्वेश्चन है। ये एक चार्ज है, लेट्स से इट्स प्लस क्यू। ये दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। ओके। ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हम बोल सकते हैं प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 कूलम एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -4 कूलम। ये दोनों सेपरेटेड है लेट्स से अराउंड 10 की पावर 5 मीटर से। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 की पावर 5 मीटर है। तो इस केस के लिए इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, पहले तो ये बताओ। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 क्या हो जाएगा, 4 × 4। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, ओके, विद साइन नहीं करते हैं। इसका एक जो वेक्टर फॉर्म है वो हम इस क्वेश्चन के बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम सिर्फ क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे विदाउट साइन, चार्ज की वैल्यू। ओके। डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर क्या है, 10 की पावर 5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या आ गया, 16 आ गया। यहाँ से 16 × 9 × 10 की पावर 9 डिवाइड बाय 10 की पावर 10। ये इससे कैंसिल होके यहाँ पे कितना बचा, 10। क्लियर है। तो 16 × 9 कितना होता है बताओ जल्दी से। 16 × 10 होता है 160, -16 150, तो 146 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14.6 न्यूटन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, 14.6 न्यूटन। इट्स नॉट 6 4। ओके, ये क्लियर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके। एक देखो, एक आसान सा हम क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो इसकी एप्लीकेशंस को हम और अच्छे से क्या होते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है। देखो, ये मेरे पास एक चार्ज क्यू है, ये एक दूसरा चार्ज है क्यू। दोनों क्या है, सेम चार्ज है। दोनों कैसे चार्ज है, सेम चार्ज है। ओके। तो अगर ये दोनों चार्ज सेम है, अब मेरे पास एक तीसरा चार्ज है स्मॉल क्यू। मुझे इस थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्जेस के साथ में ऐसे प्लेस करना है कि ये जो कंप्लीट सिस्टम है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। ये कंप्लीट सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू चार्जेस वो क्या है आपकी, इट्स 10 मीटर। ये जो दोनों चार्जेस है वो किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 10 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके। तो अगर ये दोनों 10 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज को मैं कहाँ प्लेस करूं जिससे कि ये होल सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। ओके। सो एट व्हाट डिस्टेंस this another charge should be placed so that this system remains in equilibrium। ओके। तो बच्चों, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इनके इक्वल ही है। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि मैं इस क्यू चार्ज को कहाँ प्लेस कर सकता हूँ। फर्स्ट हम सोचते हैं, क्या मैं इस क्यू चार्ज को ये किसी पोजीशन पे रख सकता हूँ क्या, क्या मैं इस क्यू चार्ज को इस पोजीशन पे रख सकता हूँ। देखो, अगर मैंने इस क्यू चार्ज को ये जो पोजीशन है यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा,
इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, यस और नो? वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। नॉट, इट विल बी रिपल्सिव। सेम चार्ज है ना, और इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स है वो भी कैसा होगा? रिपल्सिव। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या जीरो हो सकता है? इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस चार्ज पे जो टोटल नेट फोर्स है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या इस पोजीशन पे जीरो हो सकता है? नहीं। मीन्स क्या मैं इस क्यू को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इधर, इधर बताओ, यहाँ से इसकी वजह से रिपल्सिव और इसकी वजह से भी रिपल्सिव, तो क्या इस जगह पे भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स कैसे? रिपल्सिव, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे पास बच गई तीसरी कंडीशन, मुझे इस चार्ज को Q एंड Q के बीच में कहीं पे प्लेस करना होगा। तो लेट से मैं इसे यहाँ पे कहीं प्लेस कर देता हूँ। ओके, अगर ये ने इसे इस जगह पे प्लेस किया है, ये वाला कोई पॉइंट है, तो कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि डायरेक्टली बाय लॉजिक ये पोजीशन क्या 5 मीटर नहीं होनी चाहिए क्या? बताओ। 5 मीटर नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्जेस पे। इसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, चार्ज दोनों के लिए सेम है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज सेम है, और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए फिर? सेम होनी चाहिए। फोर्स को सेम होने के लिए फिर क्या सेम होनी चाहिए? डिस्टेंस। तो दैट्स वाई ये 5 मीटर पे रखा जाएगा। ओके, मैथमेटिकली सोल्व करते हैं इसको। जिनको नहीं समझ में आया वो देखो इधर, एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने इसको एक्स डिस्टेंस पे पुट किया है इस लेफ्ट क्यू चार्ज से, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई बच्चों? ये हो गया, ये हमारे पास रिमेनिंग है 10 - x। तो इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F1, और इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F2। एफ, ये दोनों फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो बच्चों बताओ, यहाँ से F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F1 हो जाएगा Q1 Q। तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह x², और यहाँ से F2 जो है वो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा Q×Q डिवाइड बाई 10 - x², के Q×Q अपॉन 10 - ये रहे। अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या ये दोनों फोर्सेज का इक्वल होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो यहाँ लिखो फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू अपॉन x² इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सिंपल ये 10 - x का होल स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल आ गया? x² के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हो गया 10 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू आ गया 10/2, तो ये आ गया 5 मीटर। आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे भी हमने बताया था ना डायरेक्टली। कैसे आया? क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है, अब देखो ये दोनों सेम है ना, चार्जेस तो सेम है ना दोनों के लिए, राइट? तो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो फिर डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा फोर्स। तो डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तभी तो फोर्स दोनों इक्वल होंगे। यस और नो? ये क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये जो चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इनिशियली हमें मान के चले थे कि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो भी हम सेम ही करते, राइट? नेगेटिव होता तब भी सेम ही सिचुएशन होती, बस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती। ओके, थर्ड केस क्या हो सकता है? मैं इन दोनों चार्जेस की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये क्यू है, इसको मैं 4Q कर दिया। इसको क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया 4Q। अब ये 4Q है, ये Q है। तो अब इस केस के लिए इस Q चार्ज को मैं किस जगह पे प्लेस करूं कि ये पूरा सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में। थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर दिया। क्या कर दिया? इसको नेगेटिव। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये जो ब्लैक वाला मैंने अलग से लिखा है, इसे आप एज ए होमवर्क कंसिडर करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है? मेरे पास ये चार्जेस का सिस्टम है 4Q एंड -Q।
तो किसी स्मॉल क्यू चार्ज को मैं किस जगह पे प्लेस करूं जिससे कि क्या हो जाए, पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है यहाँ तक? राइट। ओके, तो इसको रफ कर देते हैं। ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इनको सोल्व करना और इसके जो क्वेश्चंस है उनको भी अच्छे से सोल्व करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।